नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, विकास के आयाम से दोस्तों विकास से संबंधित प्रश्न कैसे आए, इनके बारे में चर्चा होगी। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। या तो सीटेट में पूछे गए हैं, या यूपी टेट में, या सुपर टेट में, या किसी भी एच टेट में, या बिहार टेट में, हर एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो इसलिए हर बालक के लिए जो कि टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बिहार टेट की तैयारी कर रहा है, सी टेट की कर रहा है, सुपर टेट की कर रहा है, तो हर एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों ये स्टडी 91 में वीडियो का महा बचत ऑफर है, स्टार्ट हो गया है, आप सभी ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। दोस्तों शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? स्नायु मंडल होता है, मांसपेशियों की वृद्धि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, या उपयुक्त सभी होगा। दोस्तों सभी लोग इसका आंसर दें, जरा सारे बच्चे आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो विकास होता है हमारा, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर विकास की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा विकास प्रारंभ होता है वो वॉर्म टू टॉम होता है दोस्तों। क्या होता है? वॉर्म टू टॉम चलता है दोस्तों। वॉर्म टू टॉम यानी कि दोस्तों गर्भ से लेकर कब्र तक, गर्भ से लेकर कब्र तक होता है दोस्तों क्या हमारा विकास। दोस्तों ये विकास दोस्तों हमारा गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। आप सभी ने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी दोस्तों, कि गर्भ में जब वो था तभी उसने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। तो दोस्तों विकास क्या होता है? हमारा सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? सार्वभौमिक होती है दोस्तों। विकास क्या होती है? सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है हमारी, याद रखिएगा। तो दोस्तों शारीरिक विकास की बात हो रही है। शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल नहीं होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं। दोस्तों सबसे पहले शारीरिक विकास की बात हो रही है तो ये दोस्तों हमारी मांसपेशियों की वृद्धि होती है। क्या होती है शारीरिक विकास में? मांसपेशियों की वृद्धि होती है। और शारीरिक विकास का क्षेत्र संबंधित होता है किससे? अभिवृद्धि से। किससे होता है? अभिवृद्धि से संबंधित होता है, जो कि मैंने आपको बताया, जिसे कि अभिवृद्धि कहते हैं, या जिसे कि क्या कहते हैं? जिसे वृद्धि आप कह सकते हैं, या जिसे आप दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। एक व्यक्ति के कई नाम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपके घर में ही कई नाम आपके होंगे, चिंटू पिंटू, और भी घर के कई नाम होंगे, स्कूल का दूसरा नाम होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अभिवृद्धि, वृद्धि और ग्रोथ दोस्तों, जिसमें कि क्या होता है? केवल हमारे शारीरिक विकास से संबंधित होता है, क्योंकि यह दोस्तों जिसे कि हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। शारीरिक विकास लंबाई हो गई, वजन हो गया, तो ये चीज़ है। तो ये शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछ रहा है, तो ये शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? मांसपेशियों की वृद्धि है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में दोस्तों? यहाँ पे होगा कि किस अवस्था में, आपको आंसर देना है कि किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। कौन सी ऐसी अवस्था होती है? आप जरा सोचिए कि किस अवस्था में आप भी खूब घूमते थे दोस्तों, मस्ती करते थे, कहीं भी मन करता था चले जाते थे। क्या वो शैशवावस्था थी? क्या वो उत्तर बाल्यावस्था थी? या वो किशोरावस्था थी? कि वो प्रौढ़ावस्था थी? जल्दी से बताएं दोस्तों, सारे बच्चे बताएं दोस्तों, कौन सी अवस्था थी दोस्तों आपकी? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। तो दोस्तों कब थी आपकी? शैशवावस्था दोस्तों, जिसे कि जन्म से 2 वर्ष माना गया। कई वैज्ञानिकों ने इन अवस्थाओं के बारे में, उम्र के बारे में कई वैज्ञानिकों में मतभेद थे। शैशवावस्था जो कि जन्म से कितनी मानी गई दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष मानी गई। जन्म से 2 वर्ष, कोई कितना मानता है? 3 वर्ष मान लेता है दोस्तों। और उत्तर बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था आपकी कितनी मानी गई दोस्तों? 6 से 12 वर्ष मानी गई। 6 से 12 वर्ष मानी गई दोस्तों बाल्यावस्था।
6 से 12 वर्ष आपकी बाल्यावस्था मानी गई। और किशोरावस्था आपकी कितनी मानी गई? 12 से 18 वर्ष मानी गई दोस्तों। कितनी मानी गई? 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष आपकी किशोरावस्था मानी गई। और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद दोस्तों। प्रौढ़ावस्था आपकी 18 वर्ष के बाद आपकी क्या हो जाती है? प्रौढ़ावस्था दोस्तों आपकी प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों जो अवस्था होती है जिसपे हम नई खोज करने लगते हैं और घूमने की प्रवृत्ति हो जाती है, वो हमारी उत्तर बाल काल में यानी बाल्यकाल अवस्था, जो कि जन्म से 6 से 12 वर्ष मानी गई दोस्तों, तो उसमें दोस्तों हमारे अंदर आती है। बालक क्या करने लगता है? बाल्यकाल अवस्था दोस्तों, उसमें क्या करता है? बालक घूमने लगता है, नई खोज करने लगता है, वो चीज़ों को सोचने लगता है, यार ये चीज़ ऐसे बनती तो कितना अच्छा होता, यार आज चलो यहाँ घूमते हैं, आज वहाँ घूमते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी की बात हो रही है दोस्तों। किसकी बात हो रही है? हेरिडिटी की बात हो रही है दोस्तों। हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम की बात हो रही है। तो वंशानुक्रम यानी कि वह दोस्तों लक्षण जो कि हम अपने माता पिता या अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त करते हैं, वही क्या कहलाता है? वही वंशानुक्रम कहलाता है। वही हमारा क्या कहता है? हेरिडिटी कहलाता है, जो कि हमारे गुणसूत्र X और Y गुणसूत्र के अंतर्गत जीन्स के माध्यम से हमारे अंदर दोस्तों, किसके माध्यम से? जीन्स के माध्यम से हमारे अंदर क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। वही दोस्तों की वंशानुक्रम है। तो वंशानुक्रम का नियम नहीं है, पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा कि नहीं है दोस्तों, यानी कि समानता का नियम नहीं है, कि भिन्नता का नियम नहीं है, कि प्रत्यागमन का नियम नहीं है, कि अभिन्न का नियम। दोस्तों X गुणसूत्र किसमें पाया जाता है और XY गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, ये भी कमेंट करके आप सभी बताएं जल्दी से, सारे बच्चे, और इसका भी आंसर देने का प्रयास आप करें सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो XX गुणसूत्र होता है, ये हमारी फीमेल में होता है, यानी कि महिला वर्ग में होता है। किसमें होता है दोस्तों? ये हमारा महिला वर्ग में होता है XX गुणसूत्र दोस्तों। और जो कि हमारा XY गुणसूत्र होता है, ये दोस्तों मेल वर्ग में होता है, यानी पुरुष वर्ग में होता है। किसमें होता है? ये पुरुष वर्ग में होता है। आपका XY गुणसूत्र पुरुष वर्ग में होता है। जब XX होता है दोस्तों, तो हमें क्या होती है? तब हमें गर्ल्स प्राप्त होती है, यानी कि हमें कन्या प्राप्त होती है। और जब XY गुणसूत्र होता है दोस्तों, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें बॉय मिलता है दोस्तों, लड़का प्राप्त होता है। ये चीजें हैं दोस्तों। तो यहाँ बात हो रही है कि वंशानुक्रम का नियम नहीं है दोस्तों। समानता दोस्तों, माता पिता में बालक की कुछ तो समानता होती है, कुछ भिन्नताएं भी होती हैं अलग अलग। प्रत्यागमन भी होता है दोस्तों, आगमन और प्रत्यागमन ये भी होता है। पर अभिप्रेरणा की बात की जाए दोस्तों, मोटिवेशन, ये क्या है? अभिप्रेरणा की बात की जा रही है, मोटिवेशन की बात करिए तो मोटिवेशन हमें दूसरों से मिलता है। क्या होता है? दूसरे हमें प्रदान करते हैं मोटिवेशन। जैसे मोटिवेशन के गुरु माने जाए तो आपने संदीप माहेश्वरी जी का नाम सुना होगा। और भी महान व्यक्ति हैं जिनका मोटिवेट बहुत करते हैं दोस्तों। मैं भी आपको कभी कभी मोटिवेट करता हूं कि कर खुदी को इतना बुलंद कि खुदा पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों यानी कि अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि दोस्तों हर तरह से आप दोस्तों, कोई भी समस्या है दोस्तों, समस्या दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जो प्रॉब्लम है दोस्तों, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। और इस प्रॉब्लम से निकलना दोस्तों, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। तो समस्या सबको है दोस्तों। इस जीवन में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है दोस्तों, चाहे आप मुकेश अंबानी को जी को ले लीजिए, उन्हें भी समस्या है। और दोस्तों हमारे चाहे गांव में या हमारे रिक्शा वाला है, उसे भी समस्या है दोस्तों। हर व्यक्ति, गरीब से लेके अमीर व्यक्ति दोस्तों, समस्या से ग्रसित है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको समस्या है और दूसरे व्यक्ति को समस्या नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। और दोस्तों वही चीज है। तो ये सिर्फ चीजें क्या होती है? आपको मोटिवेट करती हैं। तो ये अभिप्रेरणा दोस्तों हमें दूसरों से मिलती है, तो ये मोटिवेशन होगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। किस अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो होती हैं दोस्तों, वो क्या हो जाती हैं? पूर्ण विकसित हो जाती हैं। वह कौन सी अवस्था है? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी अवस्था ऐसी होती है? जल्दी से बताएं सारे बच्चे। 3 अथवा या 4 वर्ष, 6 अथवा या 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, कौन सी अवस्था होती है? बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं दोस्तों, कौन सी अवस्था होती है? जल्दी से सभी बच्चे बताएं, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 3 से 4 वर्ष, जब बालक 3 से 4 वर्ष का होता है तभी दोस्तों उसकी जो इंद्रियां होती है, मैंने आपको बताया कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, आंख, नाक, कान, त्वचा। तो दोस्तों आंख, नाक, कान, त्वचा, मुख, ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं दोस्तों, इनसे हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बालक को दोस्तों सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से होती है, अपनी दृष्टि से होती है। तो वो दोस्तों क्या पूर्ण विकसित कब हो जाती है? 3 से 4 वर्ष की अवस्था में ये पूर्ण विकसित हो जाती है कि हमें पूरा ज्ञान इन्हें प्राप्त होने लगता है दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर दिया दोस्तों। नेक्स्ट है, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ किताबें हैं जो कि आ चुकी हैं, आप सभी ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए नेक्स्ट चलते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी थी, किसने दी थी? क्या बात है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा। एग्जामिनर को पता नहीं इस क्वेश्चन से क्या प्यार हो गया है कि ये जरूर पूछता है कि किस शताब्दी को बालक की 20वीं शताब्दी कहा गया। मेरे किसी भी शेर और शेरनी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जल्दी से दीजिए, फटाक से। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सारे बच्चे। दोस्तों इसका क्या होगा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी थी हमारे क्रो एंड क्रो ने दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो बालक की 20वीं शताब्दी है, जो 20वीं शताब्दी आने वाली है, यह किसकी होगी? यह बालकों की शताब्दी होगी। बालकों के द्वारा ही इतिहास रचा जाएगा, बालक ही दोस्तों प्रमुख माने जाएंगे। और वही हुआ दोस्तों। आजकल जो हमारा शिक्षा है, आजकल हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो पैटर्न है, हर लोग दोस्तों एनसीएफ 2005 कहता है, एनसीएफ 2005 करता है, आरटी एक्ट 2009 कहता है, 2009 कहता है दोस्तों, और हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है। ये सारे बच्चे, ये सारे लोग दोस्तों किसकी बात करते हैं? कहते हैं जो शिक्षा होनी चाहिए, जो क्या कहते हैं पैटर्न होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बालक के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो क्रो एंड क्रो की बात देखिए आज सही हो रही है कि उन्होंने कहा था कि जो 20वीं शताब्दी आएगी वो बालक की शताब्दी होगी, बालक ही उसमें सब कुछ होगा। तो क्रो एंड क्रो की बात सच हो रही है, यही चीज है। नेक्स्ट है, बालक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। यानी कि कोई भी आपको यहाँ पे एक टीचर बन के आंसर देना है दोस्तों, कि एक शिक्षक जो है कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप तत्काल उसका आंसर नहीं दे सकते। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, उस समय क्या आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? जैसे कभी आपसे कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है और आपको नहीं आता तो क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा बालक को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा बालक का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। जल्दी बताइए क्या करेंगे आप? अगर आप भी एक टीचर हैं, कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत डांट कर हटो, नहीं आ रहा है क्वेश्चन, हाँ भगा देंगे? नहीं, क्या करें? अरे बैठ जाओ, कैसा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछता है, हाँ इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, ये तुम्हारे सिलेबस में थोड़ी आएगा। ऐसे डांट के भगा देंगे। बताइए क्या करेंगे? दोस्तों क्या करेंगे? बहुत सही, कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया। दोस्तों जब हम एक टीचर बनते हैं तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों को, देश के भविष्य हमारे ऊपर निर्भर होते हैं। कुछ उसमें से दोस्तों यानी कि एयरफोर्स में जाते हैं, कुछ आर्मी में जाते हैं, कुछ नेवी में जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं। तो यही देश के हमारे भविष्य होते हैं, जो कि एक शिक्षक बनाता है दोस्तों। एक शिक्षक दोस्तों इस देश का निर्माण करता होता है। तो कभी दोस्तों क्या होता है कि एक शिक्षक से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, बातें दोस्तों, पर कुछ लोग जो होते हैं जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, वो बात अलग है। पर लोग गलतियों को न मानने वाले दोस्तों गलत कर जाते हैं, तब बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों कभी भी जैसे गलती हो तो गलती को मान लीजिए, ठीक है बेटा नहीं आ रहा है, पर कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ के जरूर बताऊंगा। दोस्तों अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी कमी को स्वीकार करने से आप कभी छोटे नहीं हो जाएंगे। दोस्तों ये चीज होती है, कमी सब में होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि मैं जीनियस हूं, मैं मास्टर माइंड हूं, मैं तुम्हें घोल के पिला दूंगा सारी चीजें।
तो ऐसा प्राणी अगर आपको कोई मिल जाए तो समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती दोस्तों। मनुष्य गलतियों का एक पुतला कहा जाता है। तो सभी से गलतियां हो ही जाती हैं दोस्तों। कभी टाइपिंग में हो गई, कभी बोलने में हो गई, मुझसे भी हो जाती हैं दोस्तों कभी कभी गलतियां, सभी से हो जाती हैं दोस्तों। तो ये तो कुछ लोग ये सोचते हैं अरे गुरुजी को कुछ आ नहीं रहा गड़बड़, तो वो उनकी सोच है दोस्तों, सोचने दीजिए। कुछ ये सोचते हैं हाँ भाई कुछ बाई मिस्टेक हो गई है, सर लय में है, चला के पढ़ाते लय बन जाता है दोस्तों। पढ़ाते पढ़ाते आदमी चला जाता है, एक लय बन जाती है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे कि हाँ भाई गलती हो गई, उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है गलती हो गई, दोबारा वो चीजें हम नहीं करेंगे। और एक शिक्षक को कहना चाहिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बाद में समझ कर दूंगा, मुझे इस समय नहीं समझ में आ रहा, मैं बाद में आपको जरूर समझा कर दूंगा। तो ये चीज है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग से। गामक विकास दोस्तों मैंने आपको बताया था फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल। तो हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से क्या, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे क्वेश्चन देने का प्रयास करें, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा गामा विकास से हमारा तात्पर्य, सारे बच्चे दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। गामक विकास से हमारा तात्पर्य क्या है दोस्तों, बिल्कुल हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा नहीं होगा दोस्तों, अधिगम और शिक्षा नहीं होगा, प्रशिक्षण और शक्ति और गति दोस्तों। शक्ति और जो हमारी दोस्तों गामक यानी कि दोस्तों आपका फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल जैसे होता है, तो गामक विकास जो हमारा होता है दोस्तों उसमें क्या होती है, हमारी मांसपेशियों का जब विकास होता है तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। क्या आ जाती है, पावर आ जाती है, स्पीड आ जाती है, शक्ति आ जाती है, गति। तो हम किसी भी दोस्तों कठिन कार्य को करने लगते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें हो जाती है दोस्तों, हमारे अंदर हो जाता है। ठीक है, तो शक्ति और गति आ जाती है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। दोस्तों क्या होता है कि सिर पदाभिमुख अनुक्रम होगा, केंद्र अपसारी अनुक्रम होगा, उच्चतम अनुक्रम होगा या न्यूनतम अनुक्रम। करा शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा से होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं जब हमारा विकास होता है या वृद्धि होती है तो सर्वप्रथम हमारे गर्भ में, हमारे शरीर में सर्वप्रथम किसका वो होता है निर्माण, हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है दोस्तों। बालक के किसका, बालक के मस्तिष्क का निर्माण होता है दोस्तों। उसके बाद हमारे सारे धड़ का निर्माण होता है दोस्तों। पहले किसका होता है, हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है। किसका, हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है दोस्तों। किसका, हमारे मस्तिष्क का सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा, फिर नीचे की दिशा में दोस्तों विकास होता है हमारा। तो ये चीज है दोस्तों, नीचे की दिशा में हमारा विकास होता है। तो ये सिर पदाभिमुख अनुक्रम होगा। कौन सा अनुक्रम होगा, सिर पदाभिमुख, नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको बताया भी था, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई भी है, कई बार पूछा जाता है। सिर पदाभिमुख अनुक्रम यानी जो हमारा विकास किससे होता है, सिर से प्रारंभ होता है दोस्तों, सिर से बाकी होता है, तो वो उसे सिर पदाभिमुख अनुक्रम कहता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये आपके दोस्तों यूपी टेट और हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूपी टेट की पुस्तक है दोस्तों, मात्र 249 रुपए में आ चुकी है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, अवबोध की क्षमता। मानसिक विकास की बात की जा रही है, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता की बात की जा रही है दोस्तों। आपके मानसिक यानी आपके दिमाग की बात की जा रही है, आपके माइंड की बात की जा रही है। तो मानसिक विकास में दोस्तों क्या संबंध होता है, मानसिक विकास से दोस्तों हम गुणा भाग, तर्क करना, चीजों को पूछना, तो ये चीजें होती हैं दोस्तों। तर्क एवं निर्णय होगा, अवबोध की क्षमता होगी, स्मृति का विकास दोस्तों, चीजों को याद करना, याद करने की प्रवृत्ति, याद करना, ये सारी चीजें, किसी भी प्रश्न का हल करना, तर्क करना, तर्क वितर्क करना, डिस्कशन करना, वही तर्क करना, तो समस्या का समाधान करना,
ये सब क्या है? ये सब समस्या समाधान ये सब क्या है दोस्तों? मानसिक प्रक्रिया के कार्य है। किसके? मानसिक प्रक्रिया का। पर दोस्तों शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई, ये वजन एवं ऊंचाई किसका कार्य है? ये शारीरिक वृद्धि का है दोस्तों। किसका है? शारीरिक वृद्धि का कार्य है। ये दोस्तों जो हमारी शारीरिक वृद्धि का विकास होता है तब उसमें शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई की वृद्धि होती है। न कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से, बाकी चीजों से आपके मानसिक विकास का संबंध होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अभिवृद्धि और विकास का प्रथम चरण माना जाता है? यानी किसे अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास दोस्तों इसे क्या कहते हैं? ग्रोथ, और इसको क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोस्तों। यानी कि ग्रोथ और विकास का प्रथम चरण माना जाता है किसे? नैतिक विकास को, सामाजिक विकास को, सांस्कृतिक विकास को, या शारीरिक विकास को। प्रथम चरण कौन सा होता है बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो बच्चे पढ़े हैं विकास और अभिवृद्धि का वो बता लेंगे दोस्तों, बाकी जो नहीं ध्यान दिए होंगे वो नहीं बता पाएंगे कि सर्वप्रथम जो हमारा प्रथम चरण माना जाता है वो क्या है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। तो बात करें दोस्तों, अगर प्रथम चरण की बात की जा रही है तो यहाँ पे न नैतिक विकास होता है, न सामाजिक विकास होता है, न सांस्कृतिक विकास। प्रथम हमारा शारीरिक विकास होता है दोस्तों। गर्भ के अंदर जब बालक होता है तो सर्वप्रथम उसके शरीर का यानी उसके बॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आपके बॉडी का, यानी आपके मस्तिष्क का, आपके शरीर का विकास होता है। सर्वप्रथम जो वृद्धि हो या विकास हो किसका होगा? आपकी बॉडी का होगा, शारीरिक होता है। यानी प्रथम पूछ रहा है कि प्रथम चरण माना जाता है तो प्रथम चरण आपकी शारीरिक का होता है, फिर आपकी मानसिक होता है, फिर चीजें होती हैं सामाजिक, फिर बाकी नैतिक, बाकी चीजें फिर बाद में होती हैं, आप जानते हैं दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक एडिक्शन के अनुसार बच्चे के होता जाता है, क्या होता है? मानसिक विकास के साथ ही उनका शारीरिक विकास भी, और मानसिक विकास के साथ ही साथ उनका सामाजिक विकास भी, मानसिक विकास साथ ही साथ उनका आध्यात्मिक विकास भी, मानसिक विकास साथ ही साथ उनका नैतिक विकास भी। क्या होगा दोस्तों? मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक एडिक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट और यूपीटेट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे सारे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एडिक्शन के अनुसार क्या होगा? सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, क्या बात है। मनोवैज्ञानिक एडिक्शन के साथ बच्चों के होता जाता है क्या? मानसिक विकास के साथ ही साथ उनका शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास साथ साथ उनका सामाजिक विकास भी, और मानसिक विकास साथ ही साथ उनका आध्यात्मिक विकास भी। और नैतिक विकास नहीं, ये नहीं होगा। सामाजिक विकास उनका आध्यात्मिक विकास भी हो, ये नहीं होगा। मानसिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी हो, ऐसा नहीं कि मानसिक विकास भी हो रहा है, बॉडी शारीरिक विकास भी हो रहा है, ऐसा नहीं माना जा सकता, ये भी गलत हो। यानी आपका बी ऑप्शन सही है कि मानसिक विकास तो होता है, साथ में सामाजिक विकास भी होता रहता है। बालक दोस्तों सामाजिक विकास भी, समाज से संबंधित चीजों को भी सीखता रहता है, सामाजिक विकास से, अपने परिवार से, स्कूल से, विद्यालय से, आस पड़ोस से, सबसे भी वो क्या होता है? सीखता रहता है, और उसका मानसिक विकास भी धीरे धीरे होता रहता है। ये चीज है। नेक्स्ट चलते हैं। चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास के क्रम से तक होता है अधोगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या परिष्कृत स्थूल चालक विकास, या शीर्षगामी या अधोगामी। क्या होगा दोस्तों? चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, क्या होगा? जल्दी बताएं। स्थूल चालक विकास, सूक्ष्म चालक विकास, क्या होगा? चालक विकास का क्रम से तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास के क्रम से क्रम तक। क्या होगा? बहुत बढ़िया। चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या होगा दोस्तों? अधोगामी, शीर्षगामी नहीं होगा। परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत स्थूल नहीं होगा। शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल से दोस्तों क्या होगा? सूक्ष्म चालक विकास होगा।
अपरिष्कृत से दोस्तों आपका क्या होगा, परिष्कृत सूक्ष्म होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका दोस्तों इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन बैच, नया बैच प्रारंभ हो चुका है आप लोगों का इंडियन पॉलिटी का, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नैतिक विकास के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? नैतिक विकास की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी? नैतिक विकास की बात कर रहे हैं कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत को किसने किया था? कोहलबर्ग ने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था, बेंडूरा ने किया था, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। क्या क्वेश्चन है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दोस्तों, नैतिक विकास क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, ये चीजें हैं दोस्तों आपको बतानी है। ठीक है, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या सही है नैतिक विकास मनोविश्लेषण सिद्धांत में, क्या सही है क्या गलत है, इन सारी चीजों के बारे में नैतिक विकास की भाई उन्होंने बताया। वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे आपके? कोहलबर्ग नहीं दोस्तों, कोहलबर्ग नहीं थे आपके, बेंडूरा जी भी नहीं थे, सिगमंड फ्रायड थे दोस्तों। महान व्यक्ति कौन थे? सिगमंड फ्रायड जी थे, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन नैतिक विकास का किया। नैतिक विकास इन द सेंस क्या सही है क्या गलत है, बालक को ज्ञान होता है, ये सिगमंड फ्रायड ने बताया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या बात दोस्तों, जीन पियाजे इस बार सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट सब में दोस्तों छाए रहे। जीन पियाजे चाचा से तो भर भर के क्वेश्चन पूछा गया, सी टेट में फर्स्ट पाली में, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए। तो अवस्था निम्नलिखित में से किस अवस्था के साथ जुड़ी मानी जाएगी? जन्म से 5 वर्ष की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक। दोस्तों पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका। जीन पियाजे जी ने, आपको मालूम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई थी आपके, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी अवस्था, संवेदी मूर्त अवस्था, संवेदी अवस्था, और दोस्तों दूसरी क्या थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या थी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेरिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त, या इसे क्या कहते थे? औपचारिक अवस्था भी कहते थे दोस्तों, क्या कहते थे? औपचारिक अवस्था भी कहते थे, संवेदी गामक अवस्था दोस्तों, और एक अवस्था और थी आपकी, चौथी थी दोस्तों। ऐसी दोस्तों उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पूछा क्या जा रहा है? यहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कर, तो दूसरी अवस्था दोस्तों ये थी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था थी एक अवस्था और ध्यान नहीं आ रहा है आज दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बताइए कितना होगा? क्या होगा दोस्तों? तो जन्म से 5 वर्ष की आयु नहीं होगा, 2 से 7 वर्ष की आयु नहीं होगा, 6 से 12 वर्ष दोस्तों माना गया, 6 से 12 वर्ष आपकी आयु माना गया दोस्तों, 6 से 12 वर्ष की आयु माना गया। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों, एक अवस्था दिमाग में ध्यान नहीं आ रहा है, बाकी संवेदी अवस्था, मूर्त अवस्था, अमूर्त पूछा गया है इसमें किसकी? मूर्त की। तो मूर्त की 6 से 12 वर्ष आयु है दोस्तों, कितनी है? 6 से 12 वर्ष मानी गई। ठीक है, ये आपकी इसकी संवेदी की जन्म से 2 वर्ष मानी गई थी। ठीक है, और उसकी दोस्तों क्या थी? 2 से 6, ये 6 से 12 होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध क्या है? भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण अवस्थान है, इस कथन का संबंध क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर दोस्तों, और इसका आंसर बताइए किसने कहा था? भाषा सीखने का स्किनर जी ने कहा था, चामास्की ने, वाइगोस्की ने, या जीन पियाजे ने? किसने कहा था कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध है? किसने कहा था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, कि कौन से महान आत्मा थे वो, कि सामाजिक अंतःक्रिया के बिना हम भाषा को नहीं सीख सकते। सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों हम भाषा को संबंध है, किसने कहा था? नहीं सीख सकते, भाषा सीखने की सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है,
ये दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भाषा के बारे में तो चामस्की जी ने कहा था कि भाषा सीखने के गुरु वो जनक माना जाता है कि बालक किस प्रकार से भाषा सीखता है। पर ये बात है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि जो भाषा बालक सीखता है सामाजिक अंतःक्रिया का उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। सामाजिक अंतःक्रिया इन द सेंस दोस्तों आपके माता पिता और गुरु, विद्यालय, आस पड़ोस उनसे। तो ये वाइगोस्की का कथन है दोस्तों, कंटेंट है किसका, वाइगोस्की का ये था। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है उसमें किसका विशेष महत्व होता है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर दे लेंगे, मुझे मालूम है दोस्तों। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा बच्चों के सामाजिक विकास में किसका दोस्तों बहुत ही ज्यादा वो है, जल्दी से बताएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बच्चों के सामाजिक विकास में बात की जाए तो सबसे प्रथम अच्छा माना जाता है आपका गेम। क्या माना जाता है, गेम दोस्तों। खेल से हम सभी दोस्तों, खेल से सामाजिक विकास दोस्तों, खेल से, क्योंकि हमें दोस्तों खेल में कई प्रकार के लोग मिलते हैं और दोस्तों कई प्रकार से हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, सही डिसीजन लेना पड़ता है, सही निर्णय लेना पड़ता है कि यार गेंद किसे हमें पास करनी है, कब देनी है हमें, और अपने आपस में तालमेल बनाए रखना पड़ता है दोस्तों। तो सही बताएं तो बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है वाकई में खेल से ही होता है दोस्तों, गेम से ही होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास इत्यादि का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबचत ऑफर, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या होगा जल्दी से बताएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अध्ययन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता का या विद्यार्थियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि का, किसका होगा दोस्तों। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं दोस्तों तो टीचर के समय आपको टीचिंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापन के समय यानी टीचिंग के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, विषय वस्तु का, विद्यार्थी की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता का या विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का, किसका रखना चाहिए दोस्तों। कभी भी हमें विषय वस्तु का, विद्यार्थी की आयु का यानी विद्यार्थी की परिपक्वता पृष्ठभूमि का नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता का दोस्तों हमें रखना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता किस प्रकार से लोग व्यक्ति विभिन्न है, कैसे लोग हैं, कौन से प्रकार के बालक बैठे हुए हैं दोस्तों, यानी कि आपके क्लास में कैसे बालक बैठे हुए हैं, उनको सही रूप से आपको गाइड करना है कि हाँ ये सही चीज है कि नहीं है, कौन सा बालक विशिष्ट बालक है, कौन सा बालक दिव्यांग बालक है, बालक को किस प्रकार से हमें शिक्षा प्रदान करनी है, हर बालक को कैसे हम समझा सकें सरलता पूर्वक, कैसे कितनी आसानी पूर्वक दोस्तों। ठीक है, तो वो चीजें होती है। तो दोस्तों ये चीज है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती हैं, क्या होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती हैं, जन्मजात एवं अर्जित होती हैं, या मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के संबंध में कुछ नहीं कहा दोस्तों। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं ये हमारी क्या होता है, हमारा नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो ये कैसी होती है बताइए, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं दोस्तों, जन्मजात होती है। आपने मालूम है कि मैकडूगल जी ने कितनी बताई थी मूल प्रवृत्तियां, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी दोस्तों। क्या होता है, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो ये सारी जो होती है मूल प्रवृत्तियां ये क्या होती हैं दोस्तों, जन्मजात होती हैं। जन्म से ही ये मूल प्रवृत्तियां होती है, हंसना, रोना, क्रोध आना, ये सब क्या है दोस्तों, बचपन से ही जन्मजात ही ये लक्षण हमारे अंदर होते हैं। इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक अवस्था और थी, याद आ गया, प्राक सक्रिय अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था, प्राक सक्रिय अवस्था, जो आपके जीन पियाजे जी की अवस्था थी, जो आपकी 4 अवस्था याद आ गया, अभी दिमाग से स्किप कर रहा था। ये आपका है कौन सा, ये जीन पियाजे की अवस्था थी दोस्तों, पूछा था ना। ये वाला क्वेश्चन था दोस्तों, जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, संवेदी अवस्था, प्राक सक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था,
ये आपकी दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। चौथी अवस्था आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है दोस्तों। एक संवेदी गामक अवस्था प्राक सक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर दूसरी मूर्त, तीसरी अमूर्त, जिसे कि औपचारिक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज है। एक अवस्था ये दिमाग से स्किप हो रहा था दोस्तों। नेक्स्ट है, ये हो गया 18 आपका हो गया। 19वां क्वेश्चन है आपका, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है। जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है दोस्तों, कि कहां सबसे ज्यादा उसको परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? कहाँ? मैंने अभी इस पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई थी कि चाहे संज्ञानात्मक विकास हो या सामाजिक विकास हो, तो उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका क्या है? खेल का मैदान है। क्या है? ये खेल का मैदान, गेम। सामाजिक विकास भी दोस्तों बालक का सबसे ज्यादा किसमें होता है? खेल में ही होता है। तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्गत शामिल किया जाता है? जो श्यामपट्ट होता है उसको शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है? श्रव साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव साधन या निश्चय? दोस्तों जो श्रव साधन है यानी कि सुनना, आपको मैं और आसान कर दे रहा हूं, सुनना। दृश्य देखना, देखना। दृश्य श्रव्य, सुनना और देखना दोनों दोस्तों, सुनना और देखना दोनों हो गया, देखना दोनों हो गया। ये इनमें से कोई नहीं। दृश्य शब्द तो बताइए, जो श्यामपट्ट है जो शिक्षण में हम यूज करते हैं वो किस में आएगा दोस्तों? तो ये आप जाहिर सी बात है, सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान है, दृश्य साधन में आएगा। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 बुक्स है जो कि आप ले सकते हैं, ये नोट्स है दोस्तों। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाषा विकास की प्रथम अवस्था में शिशु दोस्तों क्या होता है? सर्वप्रथम माता पिता को पुकारता है, गले से अस्पष्ट ध्वनियों को निकालता है, या सरल वाक्य बोलने लगता है, रोता है या चीखता है या चिल्लाता है? क्या है सही बताइएगा। भाषा विकास की प्रथम अवस्था दोस्तों, जब आपके भाषा का विकास होता है तो सर्वप्रथम आप क्या करते हैं? तो सही सी बात है, सबसे पहले हम बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि नहीं दोस्तों? रोना प्रारंभ करता है एक छोटा शिशु। तो डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 मूल आधार बताए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया, 4 मूल आधार बताए, निम्नलिखित में से कौन सा आधार असंगत है? जी आपने बताया ना, जीन पियाजे चाचा ने 4 अवस्थाएं बताई बालक की, कौन सी अवस्था नहीं? संवेदी गामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी दोस्तों नहीं है आपको बताना है? संवेदी गामक अवस्था है, संक्रियात्मक अवस्था है। स्विट्जरलैंड सुब्रमण्य वैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 मूल आधार बताए। कौन सा आधार संगत है दोस्तों? बताइए जरा जल्दी से। जल्दी से दोस्तों आंसर दें इसका सभी बच्चे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों बताइए कि क्या होगा इसका? स्विट्जरलैंड के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक 4 मूल आधार बताया, कौन सा आधार असंगत है? क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएं। बहुत अच्छा है आपके जीन पियाजे चाचा, इस बार पूरा सीटेट और यूपी टेट दोस्तों सभी में छाए रहेंगे। देखिएगा आप, सीटेट में तो इस बार भर भर के इनसे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं कौन सा असंगत है, बताना है। संवेदी गामक अवस्था तो होती है दोस्तों प्राक, यानी कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक भी अवस्था कहते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो आपकी होती है दोस्तों। ये अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं आपके जीन पियाजे जी ने बताया है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ये आपके जीन पियाजे चाचा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।